अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छे हैं और ये वो हफ्ता है साल का जिसमें हम इकोनॉमिस्ट हैं। सर वाह। और हम नहीं सर, तमाम लोग जो हैं जो सोशल मीडिया में बैठे हैं वो इकॉनमी में बड़ा एक नज़र रखते हैं और वो इकोनॉमिस्ट बन जाते होते हैं और अपने दोस्त जो वाकई में इकोनॉमिस्ट हैं उनके फ़ोन्स जो हैं उनका जीना आराम कर देते हैं उसके अंदर। तो सर बजट आया कल के रोज़ और बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो पहले ही चिमगोइयाँ थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हुई। मसलन जो सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ दिया जाना था उसके अंदर स्लैब्स इंक्रीज़ कर दी गई और कुछ % हर स्लैब के अंदर से जो है टैक्सेशन कम की गई। उसके अलावा गाड़ियों के अंदर जो है वो बड़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक था, उसके ऊपर अब हम डिटेल में आएंगे आगे, लेकिन उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो यही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है वो एग्जाम्पशन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके अलावा जो लोग IT एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत टेंशन थी, क्योंकि ये बात पता चल रही थी कि उनको जो एग्जाम्पशन मिली हुई थी 2026 तक, उसकी एक्सटेंशन आएगी या नहीं। तो 2029 तक जो है एग्जेंशन कर दिया IT एक्सपोर्ट का। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसर्स हो जाएँ और वो दीगर और चीज़ें IT के माध्यम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। उसके अलावा प्रॉपर्टी के अंदर जो 7E था वो तो हो गया और उसके अलावा बाकी जो टैक्सेस हैं जो सेलर के लिए होते हैं उसके अंदर भी ये कमी आएगी। आई थिंक 236C इसे कहते हैं, उसके अंदर भी एक कमी आएगी ये 2 टैक्सेस के अंदर। और उसके साथ साथ जो हमें एक शक व शुबात थे हमारी जो दीगर यूट्यूब और जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है जो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके ऊपर एक हमें पता था जी कि विदहोल्डिंग टैक्स का एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। उसको लिखत ज़रूर आई है उसके अंदर, लेकिन उसकी बाकायदा डिटेल जो है कि वो कितना होगा, उसका फ्रेमवर्क जो था जो पहले था उससे मिलता जुलता ही कुछ जो है उन्होंने 5% वाला उन्होंने प्रेजेंट किया। तो सर ये इसकी ब्रॉडर हाईलाइट्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल जो बजट की एक थीम है वो यही नज़र आई कि जी उन्होंने बहुत सारे जगहों में जहाँ इंक्रीज़ भी किया है वो 5 to 7% तक का इंक्रीज़ किया, जहाँ कमी भी किया है वो 3 to 5% की कमी की है। उसके साथ साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम मौजूद थी, वहाँ पे दीगर साफ़ियों ने उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया और उसके अंदर साफ़ी जो है वो नाराज़ हो गए वहाँ पे, चूँकि वो कहते जो हम सवाल कर रहे हैं आप उसका जो जवाब है वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो एक वॉकआउट भी हुआ वहाँ पे। ये मेरे ख्याल में पिछले साल भी हुआ था, शायद उससे पिछले साल भी हुआ। तो हर साल ही साफ़ी जो है उन्होंने मेरे ख्याल में एक ट्रेंड बना लिए कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो ब्रीफिंग है पोस्ट बजट उसके अंदर वॉकआउट करना है। तो बजट की रिसेप्शन सर बड़ी अजीबोगरीब है, डिफरेंट है। हालांकि कोई रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अनाउंस तो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन आई थिंक लोग जो हैं उनके जहन में था कि हमें कुछ ग्रेटर रिलीफ जो है वो मिलेगा। ये ना सोचते समझते हुए कि शायद ये गुंजाइश जो निकालनी थी इस बजट के अंदर से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और हुकूमत निकाल नहीं पाई और उसके बायस जो है इसी किस्म का बजट जो है वो आया। जो दीगर इकोनॉमिस्ट जो थे वो तवक्को यही कर रहे थे कि इसी किस्म का एक बजट आएगा। अब ये एक अलग बात है कि हर साल हम देखते हैं कि जी एक बजट आता है, कुछ देर वो रहता है, फिर वो पास होता है, फिर सूबाई बजट आते हैं, उसके बाद फिर आपका जो फेडरल बजट है उसके अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और फिर एक छोटा सा ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ एक मिनी सा बजट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मैं पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई इस किस्म की चीज़ जो है मुझे लगते हुए होते हुए नज़र नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई इस किस्म की बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वेरिएशन जो है वो नज़र चूँकि नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में उसको तब्दील करने के अंदर जो है वो एफर्ट जो शायद नहीं की जाए, बट आई माइट बी रॉन्ग। जी बिल्कुल सर, देखिए जहाँ तक तो आवाम की बात है, जाहिर है वो तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलीफ ज़्यादा होगा। अच्छा वो जाहिर है अब थोड़ा बहुत जो हमारा मीडिया से चले ताल्लुक़ है या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वैसे ही जानते हैं कि जी बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं और जितनी गुंजाइश थी उतनी हुकूमत ने कर दी, वही 3 से 5 से 6% हर। अच्छा जो लेकिन मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं डिसअपॉइंटेड इस वजह से हूँ क्योंकि जो बजट होता है ना वो आपको दिखाता है कि अच्छा हुकूमत आगे क्या पॉलिसी लेने लगी है। हुकूमत जो है वो फ़लानी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ करने लगी है, हुकूमत जो है वो फ़लानी इंडस्ट्री को पिनलाइज करने लगी है। अच्छा यहाँ पे हुकूमत ने ना बेसिकली कलम और कागज़ से ये बजट नहीं बनाया, इन्होंने बनाया फायर एक्सटिंग्विशर से। इन्होंने हर सेक्टर में कहा है कि अच्छा जी 3% आप रिलीफ ले लें, 2% आप ले लें, 1%। ये बेसिकली सबको इन्होंने कहा है कि अच्छा थोड़ा सा टाइम बाय करें, अभी IMF हमारे सर पे है, हम अपनी कोई पॉलिसी नहीं ला सकते, बस आप कुछ इंतज़ार करें। सबको जो है ना गिले शिकवे 2-2, 3-3% कम करके, तो उन्होंने कहा कि जी बस यही है। अच्छा अब बुनियादी बात है ना, मतलब होता ये है कि जब आपकी कोई आगे पॉलिसी नहीं ना होती तो उसकी वजह से उम्मीद
ख़त्म होती जाती है कि जी फिर इसका मतलब है कि मुल्क ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है वो सैलरीड तबके को रिलीफ दी है 3 से 6% का, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। देखिए मैं 4% की ग्रोथ का टारगेट है, ठीक है, टारगेट नहीं अचीव होते टारगेट ही 4% का। आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 2.5 से ऊपर है, ठीक है। तो ये अगर 4% वाला फिगर थोड़ा सा भी हिल के नीचे आता है तो बात ये है कि आप 0-0 पे खड़े हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो इन्होंने एक्सपेक्टेड है कि 8.2% से ऊपर नहीं जाएगी बजट के मुताबिक। लेकिन फिर वही बात है, मतलब हम वल्नरेबल इतने हैं कि तीसरे महल्ले में कोई जंग हो जाए तो यहाँ पे सारे अदादो शुमार हिल जाते हैं। सो बात फिर वही, एक बहुत अच्छी चीज़ जिसका जिक्र करना चाहिए, जो ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स हैं उनके ऊपर से टैक्स ख़त्म किया गया है। एक तो उस बंदे को ढूंढना चाहिए जिसने उसको लग्जरी आइटम करार दे दिया था। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर से टैक्स ख़त्म किया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप सबको ही कोशिश करते हैं ना कि रिलीफ हम थोड़ा थोड़ा दे दें, तो आप किसी भी एक को ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकते। और उसमें होता ये है कि आपकी पॉलिसी सामने नहीं आती। मतलब यहाँ पे अगर आईटी में रिलीफ देने की कोशिश की गई है, यहाँ एग्रीकल्चर में रिलीफ देने की कोशिश की गई है, तो साथ आपने रियल इस्टेट को भी रिलीफ दे दिए। अच्छा, अब बात फिर वही है कि जब आप जिक्र ये करते हैं कि जी इतने लाख लोग हैं जिनको घरों की ज़रूरत है, तो बड़ा ज़रूरी अमर है कि हम उनको रिलीफ दें। भाई इधर कौन सस्ती हाउसिंग बना रहा है? जिन लोगों को ज़रूरत है घर की, वो बिल्डर्स उनके लिए तो घर बना ही नहीं रहे। जिनके लिए बिल्डर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वो तो उनके पास पहले ही 2-2 प्लॉट पड़े हैं। आप सेलर को इंसेंटिवाइज कर रहे हो विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करके, बायर को थोड़ी कर रहे हो। या चलो उसकी वजह से नतीजतन उसको भी फ़ायदा अगर पहुंच जाए। बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर स्पेकुलेशन कर करके इस सेक्टर को रिलीफ दे दे के आप प्राइसेस इतने ऊपर ऑलरेडी लेके जा चुके हो, और इस रिलीफ के बाद प्रॉपर्टी की प्राइसेस अगर मज़ीद ऊपर जाती हैं तो गरीब आदमी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता अपना घर बनाने का। सो अगेन ये देखा गया है इस लेंस के साथ इस बजट को। मतलब आप और चीज़ें देख लें, 23 मिलियन बच्चा जिस मुल्क में स्कूल ही ना जाता हो, वहाँ पे HEC का भी एक बजट है, हायर एजुकेशन, और वो फेडरल गवर्नमेंट क्यों चला? फेडरल गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है एजुकेशन, वो तो प्रोविंसेस का काम। सो बात फिर वही है, आपने कहा है कि जी हम हर सेगमेंट को रिलीफ देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हुकूमत करना, हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं होता। ये आसान काम हो तो मैं बन जाऊं हुक्मरान, ये तो काम ही है टफ डिसीजंस लेने का। अगर आप वो नहीं ले सके तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से आप नाकाम हो गए हो। सर बिल्कुल, देखिए इसके अंदर सर हम जो मेजर आपके सेक्टर्स हैं ना उनके ऊपर जिनमें बजटरी जो मामला आते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। एक आपका जैसे रियल एस्टेट का आपने जिक्र किया, एग्रीकल्चर हो गया, और तीसरा हम कह सकते हैं जिससे मतलब मुझे खुशी भी होती है कि हम उसको इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर ऑटो सेक्टर है। आप आज से कुछ साल पहले चले जाएँ तो ऑटो सेक्टर के ऊपर इतनी कौन सी इंटरेस्ट होता था सबका जी कि ऑटो सेक्टर में कौन सी पॉलिसी आ रही कौन सी नहीं आ रही। यहाँ पे ब्रांड ही 3 होते थे, तो अब तो चले उसकी डिवाइड होगी तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लेना भी चाहिए। सर रियल एस्टेट के ऊपर तो आपने बेहतरीन बात कर दी कि देखें जी अगर आपने ये रिलीफ दे दिए, ये तो वही है ना जो कि आपने दीगर हाउसिंग सोसाइटियाँ पे सोसाइटियाँ बना दी हैं, उसके अंदर फाइल हो रही है, चले उसके ऊपर LDA ने एक कोई रिसेंटली डिसीजन लिया है कि जी हम फाइलों के ऊपर काम नहीं करने देंगे, वॉट एवर। पॉइंट ये है कि सस्ती हाउसिंग जो है एक उसका मैकेनिज्म हमेशा से रहा है मुल्क के अंदर कि कुछ स्कीम आएगी, हुकूमत जो है सस्ती हाउसिंग की स्कीम करेगी। अब देखिए स्कीमें जो होती हैं उनको बनाना, इम्प्लीमेंट करना और ये इंश्योर करना कि अगली हुकूमत आके उस स्कीम को आगे लेके जाएगी, ये बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है। या तो आप इस किस्म की आयरन क्लैड किस्म की सख्त किस्म के फैसले करके करेंगे जी जो हुकूमत इसके बाद आएगी उसके ऊपर कानूनी दायरा इतना सख्त हो कि जी अगली जो भी हुकूमत आएगी वो बाउंड है बाय लॉ कि उन्होंने हमारी स्कीम को पाए तकमील तक लेके जाना है। ये हुआ नहीं आज तक। यहाँ पे कितनी ऐसा हाउसिंग स्कीम मुझे बताएं जो हुकूमत ने लॉन्च की और वो अनसक्सेसफुल हुई हैं, जो गरीब लोगों के लिए हो, बहुत सारी हैं ऐसी। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है इनकी पूरे फ्लैट्स
का जो पूरे सेक्टर के फ्लैट्स थे उनमें ऐसी चीज़ें हुई हैं, लोगों से पैसे लिए गए किसी और फ्लैट साइज़ के, उनको डिलीवर हुआ कोई और फ्लैट साइज़। लोगों से एक चीज़ की कमिटमेंट हुई, जिन्होंने टाइमली पे किया उनके भी 7-7, 10-10 लाख रुपए एरियर्स लगा दिए कि नहीं हमसे क्योंकि बनाने में देरी हो गई है, तो आप पैसे दें। इतना कुछ हुआ है और अभी भी हो रहा है। अभी भी तो ये डिबेट जो है ना कि जी गरीब लोगों को हाउसिंग देनी है, ये बहुत अच्छी डिबेट है, ये होनी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ेकार जो है ना वो देखिए इतने सालों करके देख लिए ना, उससे नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल में हर चीज़ में सर, हर सेक्टर में, हर बजट में जो एक चीज़ लैक करती है, जो आप और हमेशा बात करते हैं जी कि जो पॉलिसीज़ है ना, आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, हालांकि ये पॉलिसी नहीं होती, बजट तो बेसिकली एक साल की प्रोजेक्शन होती है, बजट बैलेंस करना होता है जी कि इतने खर्चे हैं, इतना रेवेन्यू है, उसके अंदर फ़र्क आ रहा है तो हमने अब बजट एक बनाना है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करके उसको मैनेज कर सकें। लेकिन सर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी तो नहीं नज़र आ रही ना इससे भी। भाई आप जो है एक पॉलिसी ऐसी बनाएं जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, जो फाइनेंस के हद तक लोग बनाएं, रियल एस्टेट के अंदर, एग्रीकल्चर, जो कि 10 साल चले, 15 साल चले। यहाँ पे सर हमारी पॉलिसी की इतनी शॉर्ट साइटेडनेस जो है, जो हमने इतने सालों से देखी है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ केसेस में चंद महीने चलती है। तो इसलिए वी आर वेयर वी स्टैंड। रही सर बात जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसके ऊपर से हमने लास्ट वीक बहुत बात की है। आप अब कपास की बात कर लें तो जिनिंग से पहले एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉटन जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। शुगर की बात कर लें तो वही जो एज ओल्ड हमारी एक चीज़ चल रही होती है कि यहाँ पे कम होगी तो इंपोर्ट कर ली तो जी एक्सपोर्ट करनी चाहते हैं हम, जो एक्सपोर्ट कर लेंगे तो फिर कहेंगे जी कम हो गई यहाँ पे, ये बड़ी देर से चल रहा है। गंदम के ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम इस शो से पहले एक ट्रांसमिशन में बैठे थे, एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो रहीम यार खान से उनका ताल्लुक था, तो वो कॉटन की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे यार कि यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिस किस्म की ज़रखेज़ ज़मीन है कि यहाँ पे कपास जो है उसको हम ना कल्टिवेट कर सकें, जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। और इलाके भी हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कह रहे थे जो रहीम यार खान का इलाका है फ़र्ज़ करें, जहाँ से वो कहते हैं वहाँ पे हमें पहले पानी मिला करता था महीने में 4 दफ़ा, कहते हैं अब मुश्किल से 1 दफ़ा मिलता है। दूसरा वो कहते हैं इन्वायरमेंट देखिए, क्लाइमेट देखिए, आप क्लाइमेट देखिए, कहते हैं जब कपास उगती है, कॉटन का बड आगे आता है तो अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, जो रीमियर खान में तकरीबन पहुंच चुका है, वो जल जाता है क्रॉप सारा आपका, तो आप फारग हो जाते हैं आप। सो ये ना बड़ी एक चीज़ है कि दुनिया भर के अंदर सर एग्रीकल्चर के अंदर जो है, हम तो देखें अभी मैनेज कर रहे हैं आपका जो कंट्रोल रेट है, हम तो उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। दुनिया में स्टडी हो रही है कि यार अब सीड को इन्हांस करो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटी थी, आई थिंक रहीम यार खान में एक रिसर्च फैसिलिटी थी या कहीं इसी इलाके के अंदर, वहाँ पे प्राइवेट क्लब बनने जा रहा है, वो रिसर्च फैसिलिटी खत्म होने लगी है। पॉइंट यही है सर कि एग्रीकल्चर के ऊपर दुनिया के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो रिसर्च बेस्ड हो रहा है। यहाँ पे सीड रिसर्च क्या है, 20 साल पुराना बीज अभी तक लग रहा है। जी सर, उसमें बड़ी कंस्पिरेसी है। तो हमारे अगेन वो कंस्पिरेसी ये है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो किसी वजह से रिसर्च नहीं होने देते। ये बिल्कुल ऐसे ही आपकी जिन लोगों ने पॉलिसी बनानी थी, जिसके नतीजे में कपास लगनी थी, जिसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती थी, वैल्यू एडिशन हम कर सकते थे, वो सारी ख़त्म इसलिए हो गई क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अपनी शुगर मिलें हैं। तो अगर पॉलिसी बनाने वालों की अपनी शुगर मिलें होंगी तो वो कपास उगने देंगे या गन्ना उगाएंगे। सो ये बड़ा, आप इसके अलावा ऑटो पॉलिसी में चले जाएं। ऑटो पॉलिसी का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि ठीक है, पिछले अगर आप कहें कि जी पिछले 10 साल में बहुत बेहतर नहीं हो गया कि आप पहले बिग 3 में रहते थे फंसे हुए, अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, हाँ जी बहुत बेहतर हो गया, ज़बरदस्त। लेकिन अब क्या करें, बस इस चीज़ को प्रेज़ करते रहें। देखें खुद ही हुकूमत कई दफ़ा कहती है कि जी अब जिस जगह हम आ गए हैं ना, अब पैच वर्क से ठीक नहीं होगा, अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ऑपरेशन का तो मतलब यही है लोकलाइजेशन। देखें अभी तक कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पाकिस्तान में की हो। ठीक है, इंजन जो है वो बाहर से ही आता है, हम यहाँ पे अगेन डोर नॉब्स ही बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी तक शायद कारपेट मैट ही बना रहे हैं। तो जब तक मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता, ये है वो सर्जरी, ये है वो ऑपरेशन जो करने की ज़रूरत है। मतलब आप अगर कहते हैं कि जी इसके नतीजे में कुछ कंपनीज वापस चली जाएंगी, सो बी इट। अगेन मैं ये बार बार कहता हूँ कि हुक्मरान का काम टफ डिसीजन लेना है। अगर आपने सबको यस बॉस करना है तो मुझे रख लें। बिल्कुल सर। और देखें ऑटो सेक्टर के अंदर हम ये बात की बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत वेरिएशन आई। चाइनीज़ मार्केट के अंदर बड़ा उनका एक
एक गिरफ्त है यहाँ पे तमाम चीज़ों के। कोरियन भी आए और जापानी जो पिछले आए हुए थे यहाँ पे, उनकी सेल्स भी हम देखते हैं। बाकी चीज़ें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, उसके ऊपर को पॉलिसी साजी होनी चाहिए। दूसरा, अब ईवीज़ को आपने कहा है कि जी हम वो पॉलिसी बरकरार रखेंगे, तो चार्जिंग नेटवर्क बना है, बैटरीज जो हैं आनी है। अगर आपने हॉट स्वैप बैटरी करनी है, वो स्कूटर्स में सुन रहा हूँ आ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर क्या पॉलिसी है? आप ईवी गाड़ियों को सब्सिडी दे के चार्जिंग नेटवर्क के बगैर नहीं चला सकते इस मुल्क में, तो उसके ऊपर क्या पॉलिसी, उसको भी देखेंगे। 12 सर बजट अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या मजीद इसके अंदर चेंजेस अब ना चाहते हुए भी वक्तन फवक्तन इस पर बात करनी पड़ेगी। हम जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और सर खुशखबरी की तरफ चलते हैं। सर पिछले हफ्ते और कुछ दिनों से फिर से ईरान अमेरिका के बीच में जो मिसाइल का सिलसिला था वो शुरू हो गया था, और उसके बीच में परसों जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आई कि जी हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं एक डील के ऊपर। और सब ने यही सोचा कि जी एक तरफ तो यहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है, इजराइल भी फिर एक्टिव हुआ था लेबनान के अंदर, और लेकिन उसके बाद फिर अरागची साहब जो है उनकी तरफ से ट्वीट आई कि जी हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं एक डील के ऊपर। और उसके बाद फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट आई कि एक डील जो है वो इमिनेंट है, ये कल तक की कहानी है। उसके बाद आज पिछले चंद घंटों से ये बात हो रही है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन होने का जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो रहा है, जिसका नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो जो है अब उसके अंदर डिफरेंट टाइमलाइंस दी जा रही हैं। कुछ लोगों को लग रहा है आज हो रहा है, लेकिन अभी तक जो हतमी बात है वो ये कल के दिन तमाम जो मुल्क को जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी रीट्वीट की, इनफैक्ट अरागची साहब की भी ट्वीट जो है उन्होंने उसको रीट्वीट किया। तो ये सर एक पॉजिटिव हम तरफ दाखिल हो चुके हैं, और अब नज़र आ रहा है कि एक जंगी सूरत-ए-हाल जो है उसके अंदर एक मुकम्मल तौर पे जो है जंगबंदी जो है वो होने को जा रही है। सवाल ये ज़ाहिर है कि जो डील स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान को क्या मिला है और यूएस ने क्या मनवाया है अपनी बातें, ये ज़ाहिर है जब हमारे सामने वो तमाम दस्तावेज़ आएंगे तो उसके ऊपर मज़ीद बहस होगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि कल के रोज़ ये चीज़ जो है साइन होने को जा रही है। जी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अल्लाह करे कि ये खुश उसलूबी से तय पा जाए। उसकी वजह ये है कि आज से कुछ दिन पहले जैसे कि आपने कहा कि इज़राइल ने खिलाफ वर्जी की सीज़ फायर की, और लेबनान साउथ लेबनान में उन्होंने अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में ईरान ने उन पर अटैक कर दिया। अगेन ट्रंप साहब बीच में आए। ट्रंप साहब ने जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू साहब को काफ़ी डांटा भी, उनको कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है और तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ईरान डील। उसके बाद से दोबारा पीस की तरफ कोशिशें शुरू हुई। फिर बीच में 2 दिन पहले एक मसला बन गया कि ख़ुद ट्रंप साहब और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी कि वहाँ से इंडियन कुछ गुजर रही थी शिप्स जिन पर ईरान ने अटैक किया है, तो वो शिप्स जो हैं वो अमेरिका की परमिशन से गुजर रही थी। फिर उसके ऊपर काबू पाया गया। इवेंचुअली आज जब आपने बताया कि ये सारी ट्वीट्स आ गई, तो अब ईरान के बैंक्स के ऊपर एक साइबर अटैक शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इम्कान यही है कि वो इजराइल करवा रहा होगा। लेकिन ये है कि अगेन इजराइल ज़ाहिर है नेतन्याहू साहब के जो मसाइल हैं वो उनसे सब वाकिफ़ हैं। मतलब उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो सब वाकिफ़ हैं ही। उसके अलावा अगर देखें ना, ये पीस डील हो जाती है, अगर जो प्लान था ग्रेटर इसराइल का वो अगर फ़िलहाल रुक जाता है, गाज़ा पे भी जिस तरह से उनको अब जिस तरह से वो पहले अटैक कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रोक दी है। तो ये बेसिकली नेतन्याहू साहब जो कुछ भी अज़ाइम रखते थे वो पूरे नहीं हो सके। तो इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर इज़राइल में क्या होगा। और अगेन ये बहुत चहमगोइयाँ हैं कि नेतन्याहू साहब जिस दिन हुक्मरान नहीं रहेंगे वो इज़राइल में उनको ट्राई किया जाएगा, वो सज़ा के मुस्तहिक हो सकते हैं। तो जाहिर है एक शख्स जो कि इतना ज़्यादा कॉर्नर्ड हो
जो कि जाहिर है उसमें किसी और का कोई कसूर नहीं, उनका अपना ही कसूर है, लेकिन जो इतना कॉर्नर्ड हो वो कुछ भी कर सकता है। वो अगेन उन्होंने पहले भी किया है, दोबारा भी अमेरिका जैसी सुपर पावर को वो डिफाई कर सकता है अपनी पर्सनल विम्स की वजह से। तो इन चीज़ों के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, ईरान को भी तैयार रहना चाहिए, अमेरिका को भी तैयार रहना चाहिए। और खुदा से दुआ हमारी ये है कि पीस का जो प्रोसेस है वो ना रुके, ना उसकी स्पीड स्लो हो, बल्कि एज सून एज पॉसिबल एक तो ये साइन हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ये कि फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और इस पर से यू टर्न कभी ना लिया जाए। जी सर, बिल्कुल। आपने जिस तरह से इजराइल की मुझे तो सूरत हाल बताई कि वो कितने डेस्परेट हैं कि किसी तरह से ये सारे मामला जो इनको ख़राब किया जाए, जैसे लेबनान के अंदर सीज़ फायर वायलेशन हो जाए, उसके अलावा ये जो आप कह रहे हैं एक साइबर अटैक हुआ है, तो वो इसके अंदर भी कोशिश करेंगे कोई ना किसी की तरफ बैक ट्रैक किया जाए। लेकिन ये देखें, आपके पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक यूएस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बातें ही निकली थी ना कि जी उनकी बड़ी तल्ख किस्म की गुफ्तगू हुई है नेतन्याहू से, कि पहली दफ़ा एक यूएस प्रेसिडेंट जो है उसने इस तरह से बात की है इजराइल के जो बड़ी देर से प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ये एक अच्छी ट्रजेक्ट्री में मेरे ख्याल में हम जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस जो हैं वो हटें और हम एक मुस्तकिल जो है पीस की तरफ जाएं। बिल्कुल मुस्तकिल पीस की तरफ जाएं। और दूसरा ये कि बड़ा ज़रूरी है कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटें, वो फ्रीली कारोबार कर सकें। उसकी वजह ये है कि एक हम ये देख रहे हैं कि जो वेल्थ है ना उसका शिफ्ट दिखाई दे रहा है हमें। वो ऑलरेडी आ रही थी आपके गल्फ़ में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन हो रही थी हमारे ख़ित्ते में। अच्छा, वो जाहिर है वो जो ट्रिकल डाउन हमारे ख़ित्ते में हो रही थी, या जो भी वेल्थ शिफ्ट हो रही है हमारे ख़ित्ते में, उसका जो सबसे बड़ी वजह है वो चाइना है। लेकिन हम ये देख रहे थे कि जब एक कोई सुपर पावर बनती है, आप देखें अमेरिका अगर सुपर पावर था तो उसने इतने 100 सालों में उसने देखा वेनेजुएला भी ठीक चले, अर्जेंटीना भी ठीक चले, ब्राज़ील भी ठीक चले। मतलब वो उनके अपने अपने बहुत बड़े मसाइल थे, अभी भी हैं। मतलब अर्जेंटीना का आप देखें इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, ब्राज़ील के मसाइल आप देखें, लेकिन अगेन जो अमेरिका है वो उसकी सरपरस्ती से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि वो हालांकि बहुत करीब नहीं है, लेकिन बहरहाल खिता आप कह सकते हैं कि एक है। सो यहाँ पर भी जब इंडिया भी एक टाइम पर, अब तो दोबारा बहुत उनका एक स्लिपरी स्लोप पे है वो लेकिन इंडिया भी हमने देखा कि उन्होंने कुछ साल पीछे बहुत अच्छी ग्रोथ की। तो इस खित्ते में ईरान भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके, फ्रीली ट्रेड कर सके, उससे इस खित्ते में बहुत खुशहाली आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस जंग के नतीजे में ईरान का जितना नुकसान हो चुका है, जाहिर है ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ हम, अमेरिका भी ये चाहेगा कि अब वो जब पीस कायम हो जाए तो वो इस नुकसान को जल्दी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप करें, इसको ख़त्म कर सकें। उसकी वजह ये है कि क्यों कोई भी मुल्क चाहेगा कि वहाँ किसी और मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा आपसे नफ़रत करे, वो आपसे जंग की तमन्ना करे, वो आपसे एक दिन लड़ के अपना बदला लेने की कोशिश करे। और ये आप होने से रोक नहीं सकते अगर दूसरे मुल्क में जिसके साथ आप वॉर पे गए थे उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। सो अब इस वक्त तमाम मुल्क, बल्कि तमाम दुनिया का जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो ये है कि जितना नुकसान ईरान का हुआ था वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ज़ाहिर है जो जाने गई हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती। अल्लाह लवाहिकीन को सब्र दे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, वहाँ पर खुशहाली आए, ताकि दुनिया मूव फॉरवर्ड कर सके और वापस जंग की तरफ हालात कभी ना जाए। सर बिल्कुल सर, आई थिंक इस डील के अंदर क्योंकि देखिए जैसे इसके अंदर ना सिर्फ ईरान अमेरिका, मैं ये अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ ईरान अमेरिका पाकिस्तान और नहीं है सिर्फ इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स, मुझे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया भी इसके अंदर जो है वो अपना किसी न किसी साइन करेगा, कतर भी करेगा, शायद यूएई भी इसके अंदर हो। तो दीगर जो स्टेक होल्डर्स रीजन के हैं वो सारे जब एक डील के ऊपर आए हैं तो हमें इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि सारे जब आप इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ना अपनी अपनी बात करते हैं। तो अगर तो ये एक हिस्टोरिक किस्म की चीज़ जो है जिसका नाम ही इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का मतलब प्राइमरी रोल पाकिस्तान का था, ये तो हमें पता है, लेकिन सबको एक पेज पे लाना ये मेरे ख्याल में बहुत
बड़ी जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स दुनिया के अंदर हुई हैं, ये उनके अंदर शुमार होगी चीज़ कि जी आपने बहुत बड़ी चीज़ हासिल की है इसके अंदर। और ना सिर्फ ये इसके अंदर, बल्कि आपने दो बड़े हैविली पावर्ड मुल्क, मतलब ईरान को भी हमने इस जंग के बाद तो वाजे हो गया ना कि ईरान जो है वो इस किस्म के मतलब मिलिटरीली जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, और यूएस की तो हमें मिलिट्री माइट का पता है, लेकिन दो ऐसे मुल्कों को आपस में आपने अगर सुलह भी करा दी, सुलह चले, सुलह एक बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, लेकिन आपने एक मतलब लॉन्ग सीज फायर जो है उस तरफ चले गए और सैंक्शंस भी लिफ्ट हुए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर तो ये चीज़ हो जाती है और कल के दिन हो जाती है, तो मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तो अचीवमेंट है ही है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स और इस खित्ते की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, और इसके लिए अब बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इसको प्रमोट करे, पाकिस्तान इसको मार्केट अच्छे तरीके से कर सके कि देखें कितनी ज़बरदस्त डील थी और ये हमारी वजह से हुई है। और इसको मार्केट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, आपने 2 बंदे टीवी शो पे बैठ के हमने बात कर दी। इसका मतलब ये है कि आप तालिबानाइजेशन से दूर हों, आप इस मुल्क को रोशन ख्याल बनाएं, आप पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव बिजनेस हब बने, और पूरी दुनिया में जो कुछ इन्वेस्टर्स को मिलता है उनको यहाँ पर मिले, ताकि यहाँ पर खुशहाली आ सके। बिल्कुल सर। अगेन अब कल का हमें इंतज़ार है, कल हो या पता नहीं आज हो जाए, जब भी ये चीज़ डील साइन होनी है तो उसके ऊपर जो हमारे पास सामने चीज़ आएगी उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करें। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, थोड़ी स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं। और सर फुटबॉल के अंदर से 2 बहुत बड़ी खबरें, एक तो खबर नहीं है, शुरुआत हो गई है फीफा वर्ल्ड कप की, लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आई शुरू होने से पहले ही। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो कुछ प्लेयर्स यूएस पहुंचे उनकी हैवी स्क्रूटनी हुई यूएस के अंदर लैंड करने पे। एक जो सोमाली अंपायर थे, रेफरी थे, उनको सोमालिया वापस भेज दिया गया है। यहाँ से वो बड़े नाराज़ होके गए और वो उनके ऊपर कोई किसी किस्म के टेररिज्म का एक कुछ शुबात थे। जब वो सोमालिया गए तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया उनकी अपनी कम्युनिटी ने, और वो कह रहे थे कि मैं अंपायरिंग फिर से करूँगा, देखें आप। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, इसके ऊपर ज़ाहिर है थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो है वो मुल्कों को इकट्ठा करने वाला एक टूर्नामेंट है, और ये को आज पिछले 10 साल कई दिहाइयों से ये ऐसे ऐसे मुल्कों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किए जो एक्टिव वॉर के अंदर होते हैं। अभी भी ईरानी टीम भी खेल रही है और अमेरिकी टीम भी खेल रही है। तो ये जो है स्पोर्ट्स जो है हमेशा कहते हैं लोगों को बाइंड करती है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं फ़ुटबॉल वैसे बिल्कुल उस तरह से शौकिया नहीं देखता, क्लब फुटबॉल, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है पूरी दुनिया जो होती है वो फुटबॉल की तरफ होती है। उसके साथ साथ ये भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए, पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने बड़े सालों बाद जो है जो एक आई थिंक डायमंड जुबली कप हो रहा था उसके अंदर अफ़गानिस्तान को शिकस्त देते हुए वो कप उठाया। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम को, पूरे पाकिस्तान को। फ़ुटबॉल जो है वो एक स्पोर्ट है जो पाकिस्तान ने अब खेलना शुरू कर दी है, बाकायदा तौर पे बड़े सालों से खेल रहा है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इंतज़ामी मामला जो होते हैं उनके अंदर जब ख़राबियाँ होती हैं तो प्लेयर्स जो है, हमने हॉकी में भी देखा, हॉकी जैसी स्पोर्ट जो हमारी अपनी स्पोर्ट है उसके अंदर इतने मसले, तो फुटबॉल तो हमारी स्पोर्ट अभी बन रही है तो उसके अंदर कितने मसले होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो हम बड़ा खुश हैं इससे। जी सर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और मैनेजमेंट ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमने फ़ाइनल में अफ़गानिस्तान को हराया, लेकिन मालदीव्स में टूर्नामेंट हो रहा था, हमने बहुत सारी टीमों को हरा के हम फाइनल में पहुँचे। और बात यह है कि हम इस तरह की जब स्टैट्स सुनते हैं कि इतने सालों बाद मैच जीते, फ़लानी टीम को इतने सालों बाद हराया, तो हमें लगता है कि शायद इतने सालों से हारते ही चले आ रहे थे। आप वो भी तो पीरियड निकालें ना जिसमें पाकिस्तान की टीम बैंड होती है, और उस टीम के बैन होने में खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, वो मैनेजमेंट का कसूर होता है। यहाँ पे कभी सुप्रीम कोर्ट आके बीच में कहती है कि इलेक्शन दोबारा करवा लो, कभी कहती है कि मैनेजमेंट का जो पूरा तरीकाकार है वो बदल दो। भाई फीफा ने एक तरीकाकार का तयन कर दिया हुआ है, आप उसके अंदर मत जाएं। सो बुनियादी बात यह है कि ये खिलाड़ी अगर खेलते रहेंगे तो ये परफॉर्म भी करेंगे। अभी एक टूर्नामेंट जीत के पाकिस्तान रैंकिंग में 2 पॉइंट्स ऊपर आया। और देखें जो वर्ल्ड कप है ना, इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस दफ़ा 43 टीमें, जितनी ज़्यादा वर्ल्ड कप में टीम्स होंगी उतना ज़्यादा ये ऑलरेडी ग्लोबल स्पोर्ट है, लेकिन और मुल्क इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर, और पैसा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिफायर्स उतना लेट शुरू होंगे। आप देखें कि पिछला जो वर्ल्ड कप था वो जिस साल में हुआ उससे राइट नेक्स्ट ईयर क्वालिफायर्स
अगले इस वर्ल्ड कप के शुरू हो चुके हुए थे। अच्छा, जितनी वर्ल्ड कप में टीम्स बढ़ जाती हैं उतना क्वालिफायर्स लेट शुरू होते हैं, सो खिलाड़ियों को, मुल्कों को रेस्ट मिल जाता है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जिस तरह कहा कि जो वर्ल्ड कप का आगाज़ था वो ये रेफरी वाला तो बहुत अनफॉर्चुनेट मामला था, उसके अलावा पहला ही जो मैच था उसमें 3 रेड कार्ड मिल गए, और उसकी वजह ये है कि वो कोई इतने ज़्यादा हेडबट्स नहीं चल रहे थे। चले 2 आप ऐसे कह सकते हैं कि डिजर्विंग थे। साउथ अफ्रीका वाला मैच था। एग्जैक्टली। सो बुनियादी बात यह है कि इस दफ़ा फीफा ने रूल्स में बहुत तब्दीली की है, और ये बल्कि फीफा का एक स्टाइल है, दूसरी स्पोर्ट्स में होता है ये है, क्रिकेट में कोई तब्दीली लाते हैं ना तो वर्ल्ड कप से साल डेढ़ पहले लेके आते हैं कि ताकि साल डेढ़ में खिलाड़ी यूज टू हो जाएं और फिर वर्ल्ड कप में जब आएँ तो वो ज़्यादा मसला ना हो। फीफा जो है बिल्कुल वर्ल्ड कप में नए रूल्स लेके आता है। सो इस दफ़ा टाइम वेस्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत आपको पिनलाइज किया जाता है, और इस तरह के दीगर रूल्स ये फुटबॉल को मज़ीद एक्साइटिंग बनाने की कोशिश की गई है। तो आप ये देखें कि कितनी अच्छी चीज़ है। हम क्रिकेट में जो कि मुश्किल से 10-12 मुल्कों में खेली जाती है, इसमें जब नए रूल्स को लेके आया जाता है तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी नहीं, असल हुस्न तो टेस्ट क्रिकेट था, आप क्रिकेट को ख़राब कर रहे हो। बात यह है कि फ़ुटबॉल जो कि अनआर्ग्यूबली दुनिया की फेमस तरीन स्पोर्ट है, उसके अंदर उसको आज भी मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिशें काविशें हो रही हैं और दुनिया उनका वेलकम करती है। सो हमें तमाम स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके अंदर जिद्दत आएगी ही आएगी, और आपको इसमें वो हम कहते हैं कि जेन जी आ गई, जेन जी के बाद जेन अल्फ़ा आ गई, अब जेन अल्फ़ा के बाद जेन बीटा भी आ गई है। आपके ख्याल में वो जो 1960 में होता था वो नई से नई जनरेशन वही देखना चाहती है? नहीं, आपको उनको नया से नया कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना पीपल विल लूज इंटरेस्ट। सर आप इस तरह से देखें कि स्पोर्ट्स जो है एक ज़माने में टीवी पे तो देखी नहीं जाती थी, ये तो बड़ी देर बाद एक मॉडर्न चीज़ है कि स्पोर्ट्स टीवी पे आ रही है, अब सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर भी वेरिएशन आई, उसकी क्वालिटी बेहतर हुई, HD आया, अब 4K में आती है। अब तो आप इस किस्म की सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं कि आप मतलब एक डिफरेंट कैमरा एंगल्स आप खरीद सकते हैं जो बिल्कुल ऑन द पिच है। तो बहुत बहुत इसकी वेरिएशन आ गई। तो ये चीज़ें, ये जिद्दत इस तरह से एक तो टेक्नोलॉजी के अंदर आई। दूसरा आप ये देखें सर, जिस मुल्क अब ये US और मैक्सिको जो है को होस्ट कर रहे हैं, और कनाडा को होस्ट कर रहे हैं, 3 मुल्क, उन तीनों मुल्क के अंदर इसका रेवेन्यू कितना आएगा? अभी उस दिन वेल्स का मैच था और वो बड़ा एक टाइट मैच था जिसमें वेल्स 1-0 हारा था, गैरेथ बेल ने एंड में जाके पेनल्टी मार दी। अब उस मैच में जब उन्होंने कट किया ना कि कितने वेल्श लोग जो थे वो स्टैंड्स के अंदर, जो उन्होंने रेड रंग के अपने वो पहने हुए थे जो किट है, आप देखें वो सारे टिकट खर्च करके अपने मुल्क से आए हुए हैं, अमेरिका आए हुए हैं या मैक्सिको आए हुए हैं या कनाडा आए हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 1 महीना जो है सब ने अपने अपने मैचेस देखने के लिए अपनी टीमों को वो सपोर्ट करने आए हैं। ये इससे क्या आता है? इससे पैसे आते हैं। उन्होंने सिर्फ फुटबॉल की टिकट थोड़ी खरीदी है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स में भी जाना है, उन्होंने होटल्स में भी रहना है, उन्होंने टूरिज्म भी करना है वहाँ पे। ये सारे बहुत पैसे होते हैं। क्यों सारे मुल्क जो है बिड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए? क्यों? अब लास्ट आई थिंक कतर के अंदर हुआ था। क्यों एक कतर जैसा मुल्क जो है जिसकी अपनी फुटबॉल टीम तो होगी, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट तो एक अपनी चीज़ है कि जी फुटबॉल हम देखते हैं, लेकिन पैसा है, स्टेडियम्स क्रिएट होते हैं फुटबॉल के लिए, ओलंपिक्स भी इस किस्म की चीज़ है। तो ये एक मनी मेकिंग एक कैश काउ है किसी मुल्क के लिए। और देखें, आती भी ये नहीं कि हर साल होता है, हर 4 साल बाद ये चीज़ होती है। तो और इसकी जो बिडिंग होती है वो मतलब ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो अगले कुछ जो अगला वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में उसका डिसाइडेड है, मेरे ख्याल में 2 से 3 डिसाइड। तो वो मुल्क जो है वो अब अपने 8 साल लगाएंगे, अपने 9 साल 10 साल लगाएंगे तैयारियां करने के अंदर, क्योंकि और उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उन्होंने किसी तरह उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मतलब आपके पॉइंट के ऊपर वापस कि वो फुटबॉल गेम इंटरेस्टिंग होगी, उसके दीगर इर्द गिर्द जो इलाका जात हैं उनके अंदर एक्टिविटी होगी, तो वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो देखिए, आपने आज जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क की मैं बात करता हूँ जो कि फुटबॉल के अंदर अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया, हमारी टीम भी आज उसके ऊपर मेहनत करेंगे। आज अगर आपकी विजन जो है वो महदूद ना रहे कि जी हमने 3 साल फुटबॉल खेलनी, आपने 20 साल फुटबॉल खेलनी, आपने 20 साल इसके अंदर एक फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस करना है प्लेयर, फिर जाके शायद किसी को क्या पता कि जी 20 साल बाद हम उस रेस में तो दाखिल हो कि जी पाकिस्तान भी करा सकता है वर्ल्ड कप। पाकिस्तान जो है इसके अंदर एटलीस्ट पार्टिसिपेंट तो बने ना पहले। मतलब देखिए, आप जैसे कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट है, अब कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन जो है पता नहीं कितने सालों से मौजूद है, और हम आज पाकिस्तानी फुटबॉल में और जगहों में बात करते रहते हैं, लेकिन हम आज बात करें। मैं इस तरह से जानता हूँ कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर आए, नेशनल खेले, टीम में गए, ज़ाया हो गया, अब कोचिंग कर रहे हैं।
उनके करियर्स के भी किसी ना किसी ने तो जवाब देना कि जी फीफा ने बैन क्यों, फीफा ने बैन किया मतलब। तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। ये सारी सोचने वाली बात है। इसके अलावा आप देखें कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान कप जीता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो पीछे बहुत पाबंदियां रही हैं कि पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो वहाँ से अगर रेमिटेंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते? सो इस दफ़ा हुकूमत ने, मैनेजमेंट ने इजाज़त दी, हमारे प्लेयर्स जो बाहर लीग्स खेलते थे वो आए, उन्होंने बड़े शौक से, फ़ख्र से पाकिस्तान के कलर्स पहने, परफॉर्म किया और हम टूर्नामेंट जीते। इसके अलावा आप देखें, जिस तरह हमने कहा कि ये बहुत बड़ा टूरिज्म का बायस बनती है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का बायस बनती है। कतर ने अपने देखे मारूजी हालात, उन्होंने कहा जी कि पिछला वर्ल्ड कप कतर में था, ग्राउंड के अंदर ड्रिंक्स नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने ग्राउंड के बाहर फैन कॉर्नर्स बना दिए कि आप यहाँ पे कर लें। सो ये तो कितने लोग थे, उसकी वजह से दुबई के टूरिज्म को कितना फर्क पड़ा। लोग मैच कतर में देखते थे, रात को सोते दुबई में थे। तो ये बहुत शानदार चीज़ है। आपका सॉफ्ट इमेज और आपकी एक्सपोर्ट, आपके ज़र मुबादला, हर चीज़ के लिए ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल सर। और अभी हम बहुत इंजॉय करेंगे वर्ल्ड कप। और अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान की जीत बड़े अच्छे टाइम पे आई है कि जो लोग नहीं इंटरेस्टेड थे शायद वर्ल्ड कप में, कहेंगे पाकिस्तान भी जो है अब वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में सीरियस है, तो चलो उसका वर्ल्ड कप जो है हम भी देखते हैं। बारह सर वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।